श्री अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी, मीडिया सेल के प्रभारी श्रीकांत जी, श्री कोठारी जी और मित्रों, लोकतंत्र में सबसे अधिक प्रभाव है तो वो जनता का होता है। मीडिया एक तंत्र होता है जनता के तक पहुंचने का। राजनीति में व्यक्तियों का भी, विचारों का भी टकराव होता है और हमारी विचारधारा जो राजनीतिक लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, और जो नेतृत्व का व्यक्तित्व है, वो जनता तक पहुंच जाए, उसके कई साधन है। उसमें मीडिया भी एक साधन है, पार्टी का संगठन भी एक साधन है। हम कभी भी इस बहस में ना पड़ें कि कौन सा मीडिया हॉस्टाइल है, कौन सा मीडिया ठीक है, कौन सा न्यूट्रल है। हर मीडिया में एक स्पेस होती है हर राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस है आज, कोई भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकआउट नहीं कर सकता। उस स्पेस और स्थान के माध्यम से हमने क्या बातचीत कहनी है, कोई आलोचना करे तो उसमें नाराजगी की कोई कारण नहीं होता। क्योंकि कई बार राजनीतिक विचार की यह ताकत होती है कि मीडिया के माध्यम से या मीडिया के ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, तो किसी भी पॉलिटिकल मार्केटिंग में अगर पिछली शताब्दी का कोई नंबर 1 कार्यक्रम था तो वो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था। अंग्रेज सोचते थे कि ये आदमी पैदल चलेगा और समुद्र के तट पर जाकर नमक उठाएगा, तो क्या इससे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन अंग्रेज के अधिकार को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है इतने सरल काम से। तो जो आज के मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग ग्रुप से अगर आप पूछिए तो शायद नमक सत्याग्रह की तुलना का कोई राजनीतिक मार्केटिंग का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ होगा। मतलब the act of picking up the salt electrified the whole country. दिल्ली से उस वक्त एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार निकलता था जो गांधी जी का आलोचक था, अंग्रेज संपादक था उसका। तो फ्रंट पृष्ठ पे वो नीचे सबसे एक कॉलम छापता था जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह की रिपोर्टिंग होती थी। और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मुझे बतलाया कि उस कॉलम का सत्याग्रह के दौरान टाइटल होता था द क्रैंक्स कॉर्नर, जैसे कि ये मूर्खता की हरकत है। लेकिन उस वक्त प्रिंट मीडिया था, छोटा था, उसके ऊपर से प्रत्यक्ष जनता के साथ कम्युनिकेट हुआ। मुझे याद है कि हम लोग इमरजेंसी में जब जेल में थे
तो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा कर दी, तो तुरंत जेल में बैठकें शुरू हो गई कि चुनाव लड़ें या ना लड़ें, सेंसरशिप है, किसी दूसरे की बात छपेगी नहीं, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोग ऐसे थे, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब का तो बड़ा स्पष्ट मत था कि चुनाव का बहिष्कार करो। बाकियों का ये कहना था कि क्या होगा चुनाव में मालूम नहीं, लेकिन चुनाव के मंच का प्रयोग करो इमरजेंसी के खिलाफ प्रचार करने में। ये तो जब जेल से छूटकर आए और 2-4-5 दिन में ही बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग पड़े, जो लोगों को घुटन थी, उस वक्त सेंसरशिप थी। कोई 1.5 महीने का समय मिला था, कोई वोटर लिस्ट भी हम चेक नहीं कर पाए थे। और मीडिया प्रायः 1-2 समाचार पत्रों को छोड़कर दबा हुआ था और सरकार की मदद करता था। लेकिन जो लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का विचार था, उसकी स्वीकृति इतनी अधिक थी कि वो हर सेंसरशिप को चीरता हुआ आगे निकल गया। लेकिन आज मीडिया के विस्तार से एक बहुत बड़ा लाभ समाज को हुआ है। अगर सोशल मीडिया होता, इंटरनेट होता, तो शायद इमरजेंसी ही प्रभावी ना हो पाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी को सेंसर कर पाना अब संभव नहीं है। आज कोई भी सेंसरशिप लग सकती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसकी अनुमति नहीं देता। और मीडिया का विस्तार इतना हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें एम्पावरमेंट इतना है कि 2-4 अगर फेयर नहीं है तो क्रॉस सेक्शन का प्रयोग करके एक फेयरनेस उभर कर सामने आती है। मुझे लगता है कि एक दायित्व जो अनुराग जी कह रहे थे हमारे ऊपर है कि हम अपनी बात कैसे कहें। आपके लिए स्पेस डिफाइंड है, मीडिया को भी अपनी विश्वसनीयता की चिंता है। कोई मीडिया अच्छा ये नहीं चाहेगा कि कोई उस पर उंगली उठाए कि आप एक तरफा चलते हो। एक तरफा चलेगा, लोग देखना बंद कर देंगे, पढ़ना बंद कर देंगे। तो उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। अब जो स्पेस आपके लिए है, उस स्पेस का प्रयोग कैसे होता है, ये आपके हाथ में है। मान लीजिए इस सभा कक्ष में हम एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाने लग जाएं और एक अगली सीन क्रिएट कर दें, तो कल की जो स्पेस है और आज शाम की जो स्पेस है हमारी, वो कोई पार्टी का फिर पॉजिटिव संदेश जाने में नहीं रहेगी। हम अपने व्यवहार से, अपनी कथनी से, अपने बयानों से कुछ ऐसी बात कर दें जिसमें नेगेटिव न्यूज का स्कोप हो, तो फिर मीडिया को हम दोष नहीं दे सकते। मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि न्यूज शब्द की परिभाषा बदल चुकी है। आज के युग में न्यूज वो है जिसको कैमरा कैप्चर कर ले। जो कैमरे की पकड़ में नहीं आती वो न्यूज नहीं है। और ये जो कैमरा है, इसका एक चरित्र है
इसको नेगेटिव न्यूज से ज्यादा लगाव है। आप 10 मिनट लंबा प्रवचन कर दें, वो न्यूज नहीं है, लेकिन उसमें से 10 सेकंड का कोई उल्टा वक्तव्य दे जाएं, कोई स्लिप कर जाए, वो न्यूज है। दिल्ली में बहुत खूबसूरत इमारतें बन रही हैं, वो न्यूज नहीं है। कोई दुर्घटना हो गई और 2 उनमें से गिर गई, तो वो न्यूज है। बहुत अच्छी फसल हुई, वो न्यूज नहीं है, लेकिन कहीं अकाल आ गया, फ्लड आ गया, वो न्यूज है। और इसी का एक असर प्रिंट मीडिया पे हुआ है। जब हर आधे घंटे बाद दिन में 48 बार वो न्यूज रिपीट होती है, तो क्या अगले दिन समाचार पत्र में आप उसी न्यूज को पढ़ना चाहोगे? तो जो प्रिंट के बेचारे पत्रकार हैं, उनके लिए चुनौती है कि वो स्टेल न्यूज छापेंगे। तो इसलिए प्रिंट वाले कोशिश करते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उसका विश्लेषण छापें। हर न्यूज के पीछे कहानी क्या है, व्हाट्स बिहाइंड द न्यूज, उसको छापें। और वो शब्द प्रयोग करते हैं कि इसमें कोई एंगल ढूंढ रहे हैं हम, और कई बार उत्साही होते हैं, एंगल नहीं भी होता तो एंगल की मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं। अब इसका मौका हमने देना है कि नहीं देना? और सच में सबसे कठिन काम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ज्यादा कठिन काम है श्रीकांत जी का, मीडिया सेल के प्रभारी का, क्योंकि हर एक को कैमरा से लगाव है और अधिक लोग कैमरा के सामने न जाएं, उसको रोक पाना इनका काम है। और किसी नेता को कहना कि कैमरा के सामने मत जाओ, ये तो अपने लिए मुसीबत डालना है। मुझे लगता है कि इस अभ्यास में से हम सब सीख रहे हैं। अच्छा, मीडिया वाले भी बड़े होशियार हो गए हैं। इनको पता है कि जो पार्टी के ऑथराइज्ड स्पोक्समैन हैं वो संभल के बोलते हैं, तो इसलिए सुबह से शाम तक ये अनऑथराइज्ड स्पोक्समैन की तलाश में रहते हैं। और क्योंकि अनऑथराइज्ड स्पोक्समैन की तलाश में रहते हैं, तो वो अनऑथराइज्ड स्पोक्समैन के पास मोबाइल फोन होता है, वो किसी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि भाई इस पे क्या लाइन है। वो अपनी समझ से लाइन दे देते हैं, और कई बार लाइन गलत हो जाए और उससे पूछा जाए, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वो तो उसने पूछा तो मैंने कहा। मुझे लगता है इससे बचना है। उनका काम है कि कुछ ना कुछ रोचक निकालना, और हमारा काम है कि उनको बोर करते रहना, कि जो सेटल्ड लाइन है उनको वो दी जाए। खैर, ये तो एक हंसी या विनोद की बात हो गई, लेकिन मीडिया कम्युनिकेशन में आज बहुत बड़ी ताकत भी है। लिटरेसी बढ़ रही है, टेलीविजन की रीच बढ़ रही है, इंटरनेट मीडिया की रीच बढ़ रही है। और भारत में ये नहीं हुआ कि इंटरनेट मीडिया बढ़ने से प्रिंट मीडिया कहीं कम हो गया हो। नेशनल मीडिया है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस का मीडिया है, और एक मल्टीपल कैरेक्टर है। और इसकी सुविधा देखिए, आज टेक्नोलॉजी ने जो सुविधा दी है, मैं अगर सच में आपको बतलाऊं तो जिसका अनुराग जी बहुत लंबा जिक्र कर रहे थे, मैं लिखता नहीं हूं, मैं डिक्टेशन देता हूं। और मुझे कोई भी लेख लिखने के लिए कोई 15 मिनट की डिक्टेशन चाहिए होती है, 5-7 मिनट उसको ठीक करना, करेक्ट करना, उसके बाद उसको नेट पे डाल दिया जाता है, फेसबुक पे डाल दिया जाता है, पार्टी कार्यालय चला जाता है, और फिर शाम तक वो अपने आप घूमता है। अब इसमें आप प्रयास देखिए कितना सीमित है, समय का उपयोग कितना सीमित हुआ, और उसका फैलाव कितना ज्यादा हुआ। अब ये करने के लिए
आपको पार्टी में 4 लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। पार्टी का लाइन क्या है कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता, वो मिलकर सामूहिक रूप से हम तय करते हैं। हर विषय के जो विशेषज्ञ हैं आपको उनके साथ बैठने का अभ्यास डालना पड़ेगा। उन विशेषज्ञों के साथ आपको टेलीफोनिक संपर्क रखना पड़ेगा कि कई बार घटना हो रही है, आप इस पे रिएक्शन दीजिए, 3-4 लोगों को साउंड करिए। राजनीतिक शिक्षण जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो पूरा अब्सॉर्ब करने के बाद, एक दूसरे से चर्चा करने के बाद आप पार्टी की लाइन लीजिए, वो फिर बीसीओ कार्यकर्ता प्रवक्ता सब लेंगे। अब इसके कुछ नियम भी हैं, हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। शब्दावली का नियंत्रण क्या करना है, एक्सप्रेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है। कभी भी, और इसको याद कर लीजिए, कभी भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना कीजिए जिसकी स्वीकृति नहीं है। जहां तक संभव हो व्यक्तिगत आक्षेप लगाइए मत किसी पर, ना विरोधी पर, ना साथी पर, ना पत्रकार पर। संसद में मेरा अनुभव यह है कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन पहले 5 मिनट में ही आप झगड़े की बात शुरू कर देते हो, तो दूसरे लोग फिर डिस्टर्ब करते हैं, फिर भाषण आधा उधा चलता रहता है। लेकिन भाषा ऐसी सुविधा देती है कि आप व्यंग में कह सकते हो, आप विनोद से, हंसी से कह सकते हो, आप विषय के ऊपर आक्रमण कर सकते हो। व्यक्तियों को जब घसीटोगे तो फिर आपस में तनाव पैदा होगा। इसलिए अपने लेखन में भी, अपने वक्तव्य में भी, जहां तक संभव, कोई बहुत विषय ऐसा है कि व्यक्ति घसीटता है तो वो दूसरी बात है। स्पीक ऑन इश्यूज, नॉट ऑन पर्सन्स। शब्दावली ऐसे, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टर्न ऑफ फ्रेजेस। वाक्य को इस प्रकार से घुमाइए कि पढ़ने वाले को एक वाक्य से समझ आए। चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे टेलीविजन मीडिया है, चाहे इंटरनेट मीडिया है, लंबे प्रवचनों का अब स्थान नहीं रहा। आप कई बार एक वाक्य में पूरा विचार दे सकते हैं। द पावर ऑफ वन लाइनर्स। और इसलिए जितना लंबा आप बोलेंगे तो टेलीविजन पर आपका वक्तव्य आएगा तो कोई जो व्यूअर है उसके हाथ में रिमोट होता है, जैसे ही आप अपने छठे वाक्य पे पहुंचे तो वो अगले चैनल पे चला जाएगा। लेकिन आपने 1 या 2 वाक्यों में अपनी बात कही और प्रभावी तरीके से कही, और आज हम इस डिनायल में नहीं रह सकते कि मुझे इस मीडिया का शौक नहीं है, मुझे इस मीडिया का शौक नहीं है। ये मीडिया रियलिटी है, वास्तविकता है। न्यूज़पेपर्स रियलिटी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रियलिटी है, इंटरनेट मीडिया रियलिटी है, सोशल मीडिया रियलिटी है। अब सोशल मीडिया की एक बहुत तकलीफ है, ये एक नई दुनिया है। इट्स अ यूनिक यूनिवर्स। और इस दुनिया में ताकत भी है और अराजकता भी है। ये एनार्किक भी हो सकता है, लेकिन पावरफुल है। ये अनकंट्रोलेबल है, ये अनगवर्नड है।
इस पे लाखों करोड़ों लोग घुस रहे हैं और हर आदमी अपने स्थान का प्रयास कर रहा है। बहुत भीड़ है उस पे, लेकिन जो प्रभाव छोड़ सकता है उसके लिए स्थान है, स्पेस है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पे मैं चला जाऊं और टर्की, ईरान और चाइना से मैं लाइक्स खरीद लूं, इसमें नशा है। मुझे लगता है इस गणित में मत जाएं हम। सोशल मीडिया पर कई बार लोगों को लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर दूंगा इसके माध्यम से। आप उसको अपनी बात कहने का एक तंत्र माने, लेकिन उसका प्रयोग आप सब पार्टी के प्रमुख लोग हो, भाषा मेजर्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर किसी पे आक्षेप करना है तो उसमें व्यंग हो सकता है, उसमें हंसी विनोद हो सकता है, उसमें आक्रामकता हो सकती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी हो कि उसको पढ़ के हर आदमी उसको रिपीट करने का प्रयास करे। आप अपना प्रभाव ऐसा बना लो कि आपके फॉलोअर्स ऐसे बन जाएं कि वो उसमें से शब्दावली उठाएं और उसको दोहराने का प्रयास करें। मुझे लगता है किसी भी प्रवक्ता के लिए ये सीरियस प्रवक्ता है, ये सेंसेशनल नहीं है, ये केवल पब्लिसिटी सीकर नहीं है। किसी भी प्रवक्ता के लिए उसकी विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। ही मस्ट हैव क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी में आप जब बोलते हो, और उसमें एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, मैं अपना कई अनुभव बताता हूं। जब 90 के दशक में मैं पार्टी का प्रवक्ता था और टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन नया नया आ रहा था, तो हम लोग भी सीख रहे थे। तो रोज मैं पार्टी कार्यालय आता था, कोर्ट भी जाता था तब। तो किसी दिन किसी से कहा सुनी हो जाए टेलीविजन पर, तो पार्टी में जब मैं आता था तो कार्यालय में मुझे कहते कल अच्छा किया आपने सुना दी उसको। तो कोर्ट में जाता था जहां मुझे सामान्य लोग मिलते थे, उनसे कहा तुम तो सोबर आदमी हो, तुम्हें क्या हुआ, कल ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे थे। तो जो आम जनता का व्यू है, विचार है, वो इस प्रकार का अति आक्रामक रवैया पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए तो टेलीविजन आपको बुलाएगा नहीं। आप सोबर तरीके से, तर्क से अपनी बात रखिए। आपको जो ऑडियंस की सुविधा मिल रही है और जो अच्छा प्रभाव छोड़ता है, आप जो नए प्रवक्ता हम लोग बनाते हैं या प्रवक्ता बनने से पहले भी टेलीविजन स्टूडियोज में जो लोग जाते हैं, वो 2, 4, 5 परफॉर्मेंसेस में अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, तो फिर टेलीविजन वाले उनको अपने आप बुलाते हैं। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, ये उनके हाथ में होता है। और वो भी चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो हमारे कार्यक्रम में आकर उसकी शोभा बढ़ा पाए, और इसलिए ऐसा व्यक्ति हो जिसके आने से डिबेट की क्वालिटी ऊपर हो पाए। डिबेट की क्वालिटी को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए डिबेट के स्तर को ऊंचा करना है या उसको हल्का करना है, आपकी विश्वसनीयता उसके ऊपर निर्भर करती है। उस पे तर्क, जानकारियां, जिस विषय की आपको जानकारी नहीं है उस विषय पर पढ़िए, उस विषय पर समझिए। और बिना जानकारी के अगर आप जाएंगे तो आप पार्टी का नुकसान करके आएंगे।
इसलिए पढ़ना, सीखना, लोगों से चर्चा करना, प्रशिक्षण में जाना, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना, उसमें आपको स्वयं भी आनंद आएगा जब लोग आपके कहेंगे कि आपका वो हमने सुना या आपका पढ़ा, वो हमें बहुत तर्क अच्छा लगा। और आने वाले चुनाव में, जिसकी हम तैयारी के संदर्भ में बैठे हैं, किसी भी समय, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं मीडिया स्पेस, उस स्पेस में जो फोकस है वो फोकस लूज नहीं करना। हर राजनीतिक दौर का कोई फोकस होता है। आज का फोकस क्या है? आज का फोकस यह है कि इस देश की जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है। एक देश के अंदर सरकार विरोधी भावना फैल रही है, परिवर्तन का माहौल बन रहा है, एक चेंज की लोग उम्मीद कर रहे हैं। और उस माहौल को अगर मैं एक चुनावी शब्दावली में कहूं तो एक एंटी इनकम्बेंसी एटमॉस्फेयर इस देश में बन रहा है। यह एंटी इनकम्बेंसी एटमॉस्फेयर क्यों बन रहा है? एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? एंटी इनकम्बेंसी वो माहौल होता है जिसमें लोगों में आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, और आक्रोश के माहौल में लोग शासन को बदलना है ये ठान लेते हैं। राजनीति का एक सिद्धांत है कि एंग्री पीपल वांट टू चेंज अ गवर्नमेंट, दे वांट टू थ्रो आउट अ गवर्नमेंट। जो लोग बहुत खुशहाल हैं, हैप्पी पीपल, आई हैव अ कंफर्ट लेवल विद द गवर्नमेंट। और आज एक आक्रोश है, और इस आक्रोश में आपके केवल राजनीतिक समर्थक और कार्यकर्ता नहीं, आपको समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मिलते होंगे कि हम पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। कल अनुराग जी एक कार्यक्रम यहां पर कर रहे हैं जिसमें लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं लेकिन पार्टी को चुनाव तक समय देना चाहते हैं, लोग नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं कि अगले 6 महीने हम 60 महीने बीजेपी का काम करेंगे। इस सरकार को बदलने की इच्छा इतनी है। वी आर पासिंग थ्रू एन एंटी इनकम्बेंसी फेज, और उस एंटी इनकम्बेंसी फेज के कई चिन्ह आपको नजर आते हैं। आज आप उदाहरण देख लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री आज देश के भीतर लगता है और बाहर लगता है कि क्या उनको सीरियसली लिया जा रहा है कि नहीं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहें, मतलब वो एक सिद्धांत है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग दे विल गो रॉन्ग। अब ये ऑर्डिनेंस का विषय कैसे क्या हुआ, इसके पीछे एक बुनियादी सिद्धांत है कि जो नैतिक दृष्टि से स्वीकृत नहीं हो सकता वो राजनीतिक दृष्टि से कभी स्वीकृत नहीं हो सकता। व्हाट इज मॉरली अनएक्सेप्टेबल इज पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल। और ये एक बेसिक बुनियादी चीज इस अहंकारी सरकार को समझ में नहीं आ रही थी। आप कर क्या रहे थे? 3, 4, 5 लोग ऐसे होंगे जो सजाए याफ्ता हैं। कन्विक्टेड आदमी, व्यक्ति लेजिस्लेटर बना रहे, सांसद बना रहे। अ कन्विक्टेड पर्सन शुड कंटिन्यू टू बी अ लॉ मेकर। इसके लिए संसद कानून बदले। यह बिल्कुल मॉरली अनएक्सेप्टेबल था। तो राजनीतिक दृष्टि से यह स्वीकृत कैसे हो सकता था?
मैं उसकी विधानिकता संवैधानिकता में नहीं जाता। और 1.5 महीने से, जुलाई के अंत से ये बहस चल रही थी, तरह तरह के तर्क आते थे। मेरा पहले दिन से ये मत था कि इसको नहीं करना चाहिए। अगर 4-5 लोग बाहर बैठ जाते हैं सजा के बाद, जब तक अपील चलती है, तो वी कैन लिव विद इट, इसमें कोई आफत नहीं आने वाली, वो ठीक बात है। और उसको देखिए राजनीतिक मैनेजमेंट की दृष्टि से क्या कर रहे हैं आप संसद में कानून ले आए, संसद ने पारित नहीं किया, आप ऑर्डिनेंस ले आए। जिनको मदद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए उनको कल सजा हो गई। अब सजा हो गई, उस सजा की आलोचना करें या उसका स्वागत करें, यह मालूम नहीं, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। यह एक परिस्थिति आपने स्वयं इसका निर्माण किया। और फिर पार्टी की तरफ से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये स्वीकृत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की और मंत्रिपरिषद की छवि को धो डाला। और आप इसका लंबे अरसे में अर्थ समझिए कि जो पार्टीज एक परिवार के नियंत्रण में रहती हैं और डायनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बन जाती हैं, वो इस्टैब्लिश सिस्टम्स को कभी स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक इस्टैब्लिश सिस्टम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक इस्टैब्लिश सिस्टम है, संसद एक इस्टैब्लिश सिस्टम है। उसको कैसे ओवर रूल करना है, परिवार उनसे ऊपर होगा। और परिवार के किसी सदस्य ने कह दिया तो वो अब मान्य होगा। जब नैतिकता का तकाजा था 1.5 महीने तक, तब कोई नहीं कह रहा था। अब इस परिस्थिति में आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए। सारे देश की अपेक्षा थी कि जो सीमा पे स्थिति बनी हुई है, आप अभी पाकिस्तान से बात मत कीजिए, संकेत दीजिए। आप कहिए कि हमारे सेक्रेटरीज बात करेंगे, आप कहिए जॉइंट सेक्रेटरीज बात करेंगे, हाई कमिश्नर लेवल का डायलॉग होगा। लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न बता लिया कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बात करेंगे। और वो बातचीत आपने की, वो केवल फोटो अपॉर्चुनिटी थी, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, उस बातचीत में से कुछ निकला नहीं। अब ये तरह तरह से परिस्थिति बनती जा रही है। और हर परिस्थिति, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे देश की सिक्योरिटी हो, हर एक परिस्थिति जो है उस एंटी इनकम्बेंसी की दिशा में ले जा रही है। और जब लोग गुस्से में होते हैं तो वो उम्मीद की तलाश करते हैं। और आज पूरा देश उस उम्मीद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। और जो मोदी जी के कार्यक्रमों में देश भर में इतनी भीड़ आ रही है, वो उस उम्मीद का एक चिन्ह बन गए हैं। He represents that hope. उन राज्यों में जहां हम अपने ताकत पर सीट नहीं जीत सकते थे, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं। दिल्ली के कार्यक्रम में जो भीड़ आई, मैं उस भीड़ की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि जो लोग खुद दिल्ली की मेट्रो के माध्यम से स्वयं वहां पहुंच गए। तो त्रिची के कार्यक्रम में एक विशाल भीड़ आई जो रिवाड़ी के कार्यक्रम में आई। और ये उस परिवर्तन का एक संकेत मिल रहा है। ये सामान्य क्राउड्स नहीं है जो आ रहे हैं, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी क्राउड्स। disillusioned people are looking for a hope.
और इसलिए हमारे ऊपर उम्मीद बहुत, लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। अब अगर ये चुनाव का फोकस है तो आपको जो मीडिया अपॉर्चुनिटी मिलनी है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रिंट मीडिया पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप उस अपॉर्चुनिटी को इस फोकस के दायरे में रखिए। अगर आप विषयों का परिवर्तन कर देंगे, उस दायरे को बढ़ा देंगे, तो आप एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चले जाएंगे, जिसका संदर्भ होगा, लेकिन आज के संदर्भ में जिसका महत्व कुछ पीछे है। तो जो मीडिया से आप डील करते हो, उनको बुल्स आई नजर आनी चाहिए। और जब आपके विरोधी किसी चर्चा में इस फोकस को बदलना चाहें, आप इस फोकस पे वापस ले आइए। लीडरशिप के ऊपर रेफरेंडम होगा और दोनों पक्षों में हम आगे बढ़ेंगे। अब विरोधी क्या करेगा? वो इस एजेंडा को बदलने की कोशिश करेगा। अब उसको बदलने में सहयोग नहीं करना, हमने इस फोकस पे रखना है। लीडरशिप रेफरेंडम को वो डक करेंगे, उससे भागेंगे और एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए कोई वैचारिक नारे देंगे। उनको वो सुविधा भी नहीं देनी। आपको कई बार मीडिया भी के मित्र भी, उनका भी स्वभाव है, कोई उनका एजेंडा नहीं है, लेकिन स्वभाव है वो इस एजेंडा से बाहर आप खड़े हैं, वो पूछना चाहेगा। हर राजनीतिक व्यक्ति एक सिद्धांत को समझ ले कि किसी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि किसी ने प्रश्न पूछा है। आप बाहर निकलेंगे कमरे से, कैमरा लगा के बैठे रहेंगे, किसी ने आपको सलाह नहीं दी कि उसका जवाब देना जरूरी है। वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपके एजेंडा के अनुकूल है कि आपके एजेंडा के विरोधी है, विरोध में है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस merely बिकॉज somebody has asked those questions. आपको अपने एजेंडा को ट्रैक पे रखना है, बहस को इसी फोकस पे ले जाना है। विरोधी उस बहस से बचने का कोशिश करे, यह प्रयास करना है। अपनी शब्दावली में, आचरण में शालीनता रखनी है, डिग्निटी रखनी है, विषयों को समझना है। और जितने भी केंद्र से हमारी वेबसाइट्स पे, फेसबुक्स पे जो इतना मटेरियल हम लोग डालते हैं, उसका अनुवाद भी होता है हर भाषा में, उसको प्रायः समझना है और फिर जाकर पार्टी का उसके माध्यम से प्रतिनिधित्व करना है। उसमें तो हमें लाभ मिलेगा, अन्यथा हम लोग वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने अचीव करना है। मुझे लगता है आप पे बहुत बड़ी इस पे जिम्मेवारी है, जिसको आप पूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे बुलाया अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।